नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर मैं कहूँ कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड हमारा यूनिट फर्स्ट होगा, जिसके अंतर्गत हमारे पास 4 चैप्टर्स आते हैं जो कि हम चैप्टर 1 आज पढ़ेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, देन लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर 2 इसमें आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर 3 आता है प्लांट किंगडम एंड चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। तो आज जान लीजिए आप कि यूनिट फर्स्ट आपका जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसके अंदर 4 चैप्टर्स आएंगे। उसमें से हम आज पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। याद रखिएगा, इस लेक्चर को देखने से पहले मैं बता दूं, ये लेक्चर क्लास 11th के स्टूडेंट्स जो भी हैं CBSE बोर्ड एग्जाम में देने वाले हैं अगले साल का, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ ये नीट एग्जामिनेशन जो देने वाले हैं या फिर जो नीट एग्जाम में अपीयर होंगे नेक्स्ट ईयर, उनके लिए भी बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि एज इट इज़ NCERT, मैं बार बार कहता हूँ 95 से 99% क्वेश्चंस एग्जैक्ट NCERT की लाइन से आते हैं, तो हम इसलिए लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले कुछ बातें और कुछ माहौल वाली बातें, जैसे स्टार्ट करते हैं हम। देखो, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लाइफ प्रोसेसेस। कह रहा है कि बायोलॉजी क्या है, एक तरह का, देखो आप समझो बात को, कह रहा है कि बायो का मतलब ही होता है क्या, लिविंग। ठीक है, और लॉजी वर्ड कभी भी किसी भी चीज के पीछे लग जाए मतलब उसकी पढ़ाई, स्टडी। इट मीन्स बायोलॉजी क्या है, लिविंग चीज की स्टडी या फिर लिविंग थिंग्स की स्टडी को ही हम कहते हैं क्या, बायोलॉजी। ठीक है, कह रहे हैं इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लाइफ प्रोसेस। इसमें हम लाइफ फॉर्म और लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी लिविंग चीज किस तरह से, उसका फिजियोलॉजिकल वर्क कैसा है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसकी एनाटॉमी कैसी है, ये सारी बातें। नेक्स्ट कह रहा है कि द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेस एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब कह रहा है कि जो लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत ही अलग अलग डाइवर्सिटी फॉर्म शो कर सकती है। मतलब हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी के, चाहे आप बात कर लो लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो हर चीज़ आ जाएगा, चाहे आप बात करो बैक्टीरिया से लेके एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी को लेके, आप कभी भी बात करो तो दोनों में आप देखोगे कॉम्प्लेक्सिटी भी मिलेगी, सिंप्लिसिटी भी मिलेगी, हर चीज़ आपको मिल जाएगी अलग अलग तरीके से। इसी को कहते हैं, इसी को NCERT कह रही है अमेजिंग डाइवर्सिटी। ठीक है, कह रहा है कि अर्ली मैन कुड इजली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि इसी वजह से मतलब जो पहले के लोग थे वो ना इनएनिमेट मैटर का मतलब जो नॉन लिविंग होगा और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का डिफरेंस समझ सकते थे। ठीक, कह रहा अर्ली मैन डिफाइंड सम ऑफ द इननेट मैटर दैट इज विंड, एयर, फायर। अब देखो, इन्हीं इननेट मैटर को हम आज के टाइम में अभी हम क्या पढ़ते हैं, अभी हम इसको बोल देते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। अब कह रहा है एंड सम अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल सच फॉर्म ऑफ इननेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट्स वाज सेंस ऑफ awe और fear that they evoked। अब कहने का मतलब ये है कि जब अर्ली मैन जो थे, या फिर मैं कहूँ कि अर्ली के लोग जो हमारे मतलब एंसेस्ट्रल लोग थे, वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का जो डिफरेंस था उसी से मतलब उनके कॉमन फीचर्स को लेके ही उनको पहचानते थे। जैसे मैं बात करूँ तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले स्टार्ट ये किया था कि भाई ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड, हॉट ब्लडेड आया, ये वाला सिस्टम पहले आया। ठीक है, उसी तरह कह रहा है कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स बीइंग मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन बीइंग्स के बारे में जो काम हुआ वो बड़ा ही मतलब कि बड़े वक्त के बाद हुआ। कह रहा सोसाइटी विच इंडल्ज्ड इन एंथ्रोपोसेंट्रिक, समझो एंथ्रोपोसेंट्रिक का व्यू। पहली चीज आप जान लो कि एंथ्रोपोसेंट्रिक है क्या। देखो, एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है कि ह्यूमन बिहेवियरल साइंस या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियरल साइंस, उसके ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच को बोलता है, होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच ऑफ ह्यूमन बिहेवियरल साइंस, ह्यूमन बिहेवियरल साइंस। ठीक है, व्यू ऑफ बायोलॉजी could registered limited progress in biological knowledge
क्या है कि सिस्टमैटिक एंड monumental description of life forms brought in out of necessity, detailed systems of identification, nomenclature, classification. आगे हम जैसे पढ़ेंगे तो आप एक बात समझना, एक चीज वहां पे हम समझेंगे कि जब देखो अगर आपको कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है तो आप क्या करोगे। सबसे पहले हमें ये होता है कि हम उसको पहचानेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस वही है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये यहाँ पे कि आप किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हो, किस चीज को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो वो क्या हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन। देन आप क्या करते हो, उसको कुछ ना कुछ नाम देते हो जिसको हम लोग बोलते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब आप जब उसे पहचान लिए, नाम दे दिए, तो आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा एक मेजॉरिटी रोल में कि ये एक प्लांट है या एनिमल है, ऐसा उसे हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। या फिर मैं कहूँ कि रॉ फॉर्म में कि क्लासिफिकेशन मतलब उसकी उस जगह पे आप उसको रख देना जहां पे वो मोस्ट अप्रोप्रिएट सूटेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वर द रिकॉग्निशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब यहाँ पे ये कहने इसका हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली का मतलब आप समझ रहे हो। हॉरिजॉन्टली मतलब क्या है कि ये वही मतलब ये टैक्सोनॉमिकल हिरार्की जो हमारी चल के पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना, या फिर एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ना कि मतलब ये आया इसके बाद ये, मतलब एक नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, कह रहा कि दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव्ड ऑन द अर्थ। तो हम लोग इसमें बात करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिजम्स रहे उनकी लिविंग स्टेट कैसी थी, वो कैसा बिहेव करते थे। was the revelation which humbled man and led to the cultural movements of conservation of biodiversity। अब हुआ क्या, चीजें ना देखो, चीजें हर एक चीज का एक प्री हिस्टोरिक टाइम होता है, कहने का मतलब हर एक चीज हिस्ट्री से उसी कल्चर आती गई ना। तो कल्चर आती गई मतलब क्यों, क्योंकि हमारे एंसेस्टर ने फॉलो किया, उसी चीज को हम लोग आगे लेके चलते रहे। वही कह रहा है, इन द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ दिस यूनिट यू विल गेट अ डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड टेक्सोनॉमिक पर्सपेक्टिव। अब वही कह रहा है कि अब मेन बात ये अब यहाँ शुरू हुई कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एक होलिस्टिक अप्रोच पढ़ेंगे। क्या चीज, क्या क्या जानेंगे हम यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्या क्या क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे हम, इसके एनिमल्स के, प्लांट्स के एंड टेक्सोनॉमिक पर्सपेक्टिव, उनके टेक्सोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी जानेंगे कि उनकी फैमिली क्या है, उनकी क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, वो सारी चीजें इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करूं उससे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर, जिनका 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 जन्म हुआ था 1904 में और जिनकी डेथ हुई 2004 में। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस बार नीट 2025 में क्वेश्चंस यहाँ से आए थे, इस सेक्शन से भी क्वेश्चंस उठे हैं। ठीक है, तो आइए इनके बारे में जरा सा एक मतलब ओवरव्यू करते हैं, फिर इस चैप्टर को हम किक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर इनके बारे में, born on Ernest Mayr, born on 5th July 1904, 5th July 1904 को इनका जन्म हुआ इन कैम्पटन जर्मनी। ठीक है, ये जर्मन थे। अर्नेस्ट मेयर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हु हैज बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। याद रखना, इससे कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं पहले। अगर आप जब पिछले 30 साल के नीट के क्वेश्चन देखोगे, मतलब मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, उसमें आपको दिखेगा, उसमें कई बार क्वेश्चन आया है कि हु इज आल्सो नोन एज द डार्विन 20th सेंचुरी ऑफ डार्विन। तो याद रखिएगा, अर्नेस्ट मेयर को हम बोलते हैं 20th सेंचुरी का डार्विन। ठीक है, was one of the 100 greatest scientists of all time। याद रखना, 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट की एक लिस्ट बनी थी जिसके अंदर इनका भी नाम आता है, तो ये भी एक 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के अंदर आते हैं। मेयर जॉइन हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था एज अ फैकल्टी, वहाँ पे पढ़ाने के लिए आर्ट एंड साइंस डिपार्टमेंट में, इन 1953 एंड रिटायर्ड इन 1975। और 1975 में वहाँ से रिटायर्ड हो गए थे, assuming the title of Alexander। Just a second, थोड़ा मैं स्कोर क्लियर कर दूं। हंड्रेड ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अमंग ऑल टाइम में आते हैं। इन्होंने हार्वर्ड ज्वाइन किया था एज अ फैकल्टी के रूप में, डिपार्टमेंट इनका था आर्ट एंड साइंस। 1953 में ज्वाइन किया था और
1975 में रिटायरमेंट हो गई थी उनकी। अज्यूमिंग द टाइटल ऑफ एलेक्जेंडर एगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस, ठीक है, एमेरिटस, ये एक टाइटल है, याद रखिएगा, ये एक बहुत लीजेंडरी टाइटल है, ठीक है, जिसकी उपाधि इनको मिली, मतलब जो इनको मिला, तो आप समझ सकते हो कि ये वन ऑफ द लीजेंड्स में तो थे ही। थ्रू आउट हिज नियर 80 years कैरियर ही रिसर्च स्पैंड ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, जियोग्राफी, evolution, systematics, and the history of philosophy of biology. He almost single-handedly met the origin of species diversity, the central questions of evolutionary biology that it is today. अब ये सारी बातें इनके लिए इनके बारे में बताई गई कि देखो इन्होंने क्या अपने 80 ईयर के कैरियर में इन्होंने क्या क्या अचीव किया या फिर क्या क्या किया। पहली चीज़ इन्होंने रिसर्च किया ऑर्निथोलॉजी में, टैक्सोनॉमी पे, जियोग्राफी पे, और इवोल्यूशन पे किया, सिस्टमैटिक्स पे किया, हिस्ट्री पे, सिस्टमैटिक्स और उनकी हिस्ट्री पे किया, फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी भी इन्होंने दिया, और सिंगल हैंडली इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसी को भी पढ़ा और उसको भी डाइवर्सिफाइड किया। देन सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, तो ठीक है, ही ऑल्सो पायनियर द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। आज की जो करेंटली एक्सेप्टेड बायोलॉजिकल स्पीसी की डेफिनेशन है उसको भी इन्होंने ही डिफाइन किया था, इन्होंने ही स्टार्ट किया था। पायनियर मतलब कोई भी चीज जो स्टार्ट करे, ठीक है। मेयर वॉज, ठीक है, मेयर वॉज अवॉर्डेड बाय द 3 प्राइजेस। ये प्राइजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। मेयर वॉज अवॉर्डेड बाय द 3 प्राइजेस। कौन कौन से वो प्राइजेस थे देखिए। पहला था द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ट्रिपल क्राउन मतलब कौन कौन से अवार्ड्स थे इसमें, देखो ब्लेस प्राइज था, 1983 में पाए थे ब्लेस प्राइज, ठीक है। द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 और कार्फर्ड प्राइज इन 1999। ये तीनों अवार्ड अगर किसी को मिला जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, इनको बोला जाता है। क्या क्या, ब्लेस प्राइज इन 1983 में पाए थे, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 में, और क्रैफर्ड प्राइज इन 1999 में। याद रखिएगा ये तीनों अवार्ड इनको। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से भी आया कि ट्रिपल क्राउन में कौन कौन से 3 अवार्ड्स आते हैं, ठीक है। मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन ईयर 2004 में इनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 100। तो याद रखिएगा ये ये बताने का पर्सपेक्टिव ये था कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो एक बार आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए केवल नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए। चल अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है असली में, लेकिन अभी भी एक तरह से देखा जाए तो अभी भी केवल एक माहौल दिया जाएगा। पहला हम पढ़ेंगे 1.2 में डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलो क्या है, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। कितनी प्यारी ये दुनिया है जो हमें आसपास दिखती है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इन द इज अमेजिंग। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स, जो ये मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट्स हैं, कितना ये अलग अलग तरीके के, कितने मतलब आकर्षित होते हैं, जिससे हम लोग बड़ा एक तरह का आकर्षण बनता है। इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, बी इट कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स और हॉट स्प्रिंग्स, लीव्स अस स्पीचलेस। कहने का मतलब एनसीईआरटी कह रही है कि इतना लिविंग वर्ल्ड, एक मतलब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट इतना अच्छा लगता है देखने में कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैबिटेट को चुनते हैं, अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं। जैसे कि कह रहा है कोई कोल्ड माउंटेन्स में रह रहा है, तो कोई डेसिडियस फॉरेस्ट में रह रहा है, कोई ओशियंस में रह रहा है, कोई फ्रेश वाटर लेक में रह रहा है, और कोई डेजर्ट में रह रहा है, कोई हॉट स्प्रिंग में रह रहा है। ये सारी बातें देख के इंसान खुद ब खुद एक स्पीचलेस हो जाता है, मतलब कि जो कहते नहीं मंत्रमुग्ध सा हो जाना कि कुछ कह ना पाना। तो उस हिसाब से तो ठीक है, तो उस हिसाब से इंसान बिल्कुल एकदम स्पीचलेस हो जाता है।
क्या है द ब्यूटी ऑफ गैलोपियन हॉर्स। गैलोपियन हॉर्स क्या है, जैसे आप अगर देखो कभी वाइट वाले जो घोड़े दौड़ते हैं किसी के पास, कभी एक आध वीडियो देखो, एक बड़ा ही मतलब एक अट्रैक्टिव लगता है, उसे हम लोग प्यार से बोलते हैं गैलोपियन हॉर्स भी, ठीक है। ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, या फिर एक साथ बर्ड्स माइग्रेट करती हूँ एक जगह से दूसरी जगह एक बंच में, तो वो चीज़ें वो भी बहुत आकर्षक लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। कह रहा है कि द वैली ऑफ फ्लावर्स, ऐसी जगह जहाँ पे एकदम फ्लावर बंच, एकदम ग्रुप ऑफ बिल्कुल फ्लावर से भरा हो कोई, अगर आप वाटर हाइसेंथ देख लो या फिर वाटर लिली देख लो, वो भी वो जो अट्रैक्शन हमें हमारी आँख को जो सूदनिंग देता है वो चीज़। और द अट्रैक्टिंग शार्क, जो हमें मछली मतलब कि हमें जो सी में शार्क्स ऐसे जंप करते हुए दिखती हैं, ये वाली वीडियोस, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी कहती है कि एक तरह का सेंस ऑफ उसे मतलब एक पीसफुलनेस प्रोवाइड करती है, या फिर उसे एकदम मंत्रमुग्ध कर देती है, एकदम एकदम आकर्षित कर देती है। एंड डीप सेंस ऑफ वंडर, और मतलब कि समुद्री गहराइयों में जो अलग अलग खजाने या फिर अलग अलग जो नए ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, वो सब देख के मतलब एनसीईआरटी जो है वो कहती है कि स्पीचलेस हो जाना होता है, या कि ये चीज़ें हैं कैसे, इनके ये परफॉर्म कैसे कर रही हैं, रह कैसे रही हैं, ये सारे मन में इसके ये क्वेश्चंस जगाती है एनसीईआरटी। The ecological conflict and the cooperation among the members of population and among populations of a community or even the molecular traffic inside a cell makes us deeply reflect on what indeed is life। अब यहाँ पे एनसीईआरटी कह रही है कि आखिर इतने बड़े ऑर्गेनिजम्स इतने बड़ी जगह पर रह रहे हैं, अब इनके अंदर एक सेल में, इनके अगर सबसे छोटी यूनिट की बात करूं एक सेल की, तो आखिर उस सेल में क्या ऐसी कहानी चल रही होगी, ऐसा वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा सेल, वो सारी बातें एनसीईआरटी आपको एज अ क्वेश्चन फॉर्म में देती है और पूछती है कि आखिर ये लाइफ क्या है। वही यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन भी देता है कि व्हाट इंडीड इज लाइफ, आखिर ये लाइफ है क्या। कह रहा है दिस क्वेश्चन हैज टू एप्रिसिएट क्वेश्चंस, इसके दो अलग अलग मतलब होते नहीं कि जैसे बोलते हैं लोग कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह इस लाइफ के दो मतलब हैं, दो अलग अलग क्या मीनिंग है इस क्वेश्चन के विद इन इट, अपने आप में ये इसके दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि द फर्स्ट वन इज अ टेक्निकल वन, आखिर ये इसका टेक्निकल जवाब भी होगा कुछ कि आखिर लाइफ एक तरह की सस्टेन करने को, प्रोजेनी को बढ़ाने को है, एक तरह के टेक्निकल आंसर हो गया इसका। एंड सीक्स द आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग, और जो लिविंग है वो नॉन लिविंग के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है, ये सारी बातें। एंड द सेकंड वन इज फिलोसफिकल वन, और दूसरा हमारे पास रीजन होगा फिलोसफिकल वन आप जानते ही हो कि चीजें ऐसे हो रही हैं, अर्थ यूं घूम रही है, इसकी वजह से हम लोग रह पा रहे हैं, ये सारी बातें। एंड सीक्स द आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज एज साइंटिस्ट, ठीक है। वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे एनसीईआरटी खुद ही बोल रही है कि ये जो फिलोसफिकल वन वाला क्वेश्चन है, इस सेकंड वाले क्वेश्चन को यानी फिलोसफिकल वे को हम नहीं अटेम्प्ट करेंगे, इसके बारे में हम फिलोसफिकल वे नहीं जानेंगे, हम यहाँ पे समझेंगे टेक्निकल वे। इसका मतलब हम टेक्निकल वे समझेंगे आखिर ये लाइफ है क्या, ठीक है। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग, और हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये जीवित चीज होते क्या है, लिविंग है क्या, किस कंडीशन को हम कहते हैं कि आखिर ये चीज लिविंग है। चल हम स्टार्ट करेंगे 1.1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। चल हमारा टॉपिक होगा 1.1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plant, insect, bird, your pets or other animals and plants। कह रहा है जब आप अपने आसपास अराउंड देखोगे वहाँ पे आपको अलग अलग वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, जैसे कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े, मच्छर, मक्खी, ये सारी अलग अलग लिविंग तो है सारी चीजें, लेकिन देखो ना इनमें वैरायटी भी तो अलग अलग है, ये अलग अलग वैरायटी में है, मतलब अलग अलग स्पीसी हैं, अलग अलग प्रजातियों की चीजें दिखती हैं। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई, और यहाँ पे कह रहा कि ऐसे कई ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। इट मीन्स यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया एंड वायरसेस की बात हो रही है, ठीक है, जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। कह रहा बट दे आर ऑल्सो अराउंड अस, लेकिन वो हमारे आसपास तो हैं।
इफ यू वर इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, अगर आप अपने ऑब्जर्व करने के एरिया को बढ़ा दोगे तो आप पाओगे कि आप देखोगे द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। अगर आप अपने एरिया को बढ़ाओगे, जाहिर सी बात है, अगर आप ज़्यादा एरिया में जाओ ढूंढने तो आपको ज़्यादा तरीके के अलग अलग प्रजाति के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। वही कह रहा है कि द रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। आप रेंज बढ़ाओगे, एरिया बढ़ाओगे तो वेराइटी भी बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, अगर आपको किसी घने जंगल में विजिट करना हो, यू वुड बी प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड द काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन इट। तो आपको वहाँ पे अलग अलग और बहुत ज़्यादा अलग अलग वेराइटी के ऑर्गेनिजम्स रहते हुए नजर आएंगे। वही कह रहा है ईच डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, ईच अलग अलग काइंड्स ऑफ प्लांट्स दिखेंगे, एनिमल्स दिखेंगे और ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे दैट यू सी रिप्रेजेंट्स अ स्पीसीज। जो अलग अलग आपको वेराइटीज के एनिमल्स दिखेंगे वही बताती है अलग अलग टाइप की स्पीसी को, वही अलग अलग टाइप की स्पीसी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, कह रहा है द नंबर ऑफ स्पीसी दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड, आज तक जितने अलग अलग नंबर ऑफ स्पीसी जो हम लोग अभी तक जान पाए हैं वो रेंज कहाँ तक करती है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार आया है, नीट में हो या फिर एमसीक्यू फॉर्म में बोर्ड्स में हो। याद रखना 1.7 टू 1.8 मिलियन, 1.7 टू 1.8 मिलियन, ये रेंज 1.7 से 1.8 मिलियन तक जाती है। मतलब करंट वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं इंडियन सिस्टम में तो हमारे पास 17 से 18 लाख, हमारे पास 17 से 18 लाख हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को दोनों को इंक्लूड करके। ठीक है, दिस रिफर्स द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द नंबर। अब आप सोचो ना 17 से 18 लाख अलग अलग वेराइटी के, तो यही तो बता रहा है बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही क्या है, मतलब क्या जान लो। देखो मैंने कई बार बताया ये जो बायो है, बायो मतलब तो मैंने पहले ही बता दिया, बायो मतलब लिविंग, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, वैरायटी। मतलब हमारे पास कितनी लिविंग वैरायटी है अलग अलग, उसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है जी, क्या रहा है टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स कितने अर्थ पे रह रहे हैं उसी को हम रेफर करते हैं एज अ बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, कह रहा है वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया, हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम किसी नए एरिया को एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे, एंड इवन ओल्डर वन, और किसी पुराने को जिसको हमने जान लिया है, एंड न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड। अगर आप नए एरिया को, अनटच्ड एरिया को एक्सप्लोर करोगे तो ऑब्वियस बात है वहाँ पे आपको नए स्पीसी मिलेगी, और नए स्पीसी मिलेगी तो वहाँ पे कन्फर्म है आपका नया स्पीसी का डिस्कवरी भी होगा। ठीक है, एज स्टार्टेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। जैसा कि हमने अभी जान लिया कि हमारे पास मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वी नो द प्लांट एंड एनिमल इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम। अब उन्हीं में से हमारे लोकल एरिया में जो प्लांट्स, जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम उनके लोकल नाम से जानते हैं। जैसे एक बात बताता हूँ, जैसे हमारे यहाँ मान के चलो हमारे यहाँ मान लो कोई एक आम है, उसको हम लोग बोलते हैं आम। कई जगह अमिया बोलते हैं, कई जगह अमड़ा बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकल नेम है। तो उन्हीं के लिए रेफर कर रहा है कि हम अलग अलग जगह जाएंगे तो जरूरी ये भी है कि वहाँ का लोकल नेम उस चीज़ के लिए बदल जाए। ठीक है, दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वही कह रहा है कि जगह, एक जगह से दूसरी जगह आप जाओगे तो आपको उसका लोकल नेम परिवर्तित होता दिखेगा, मतलब चेंज हो जाएगा। इवन विद इन अ कंट्री, आप इस चीज़ को अपनी कंट्री में जान सकते हो। वही बात मैं कह रहा हूँ कि हमारी कंट्री में ही चीज़ें बदल जाती हैं नाम। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find a way and means to talk each other। कहने का मतलब
अब ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है अलग अलग चीज़ों के लिए। तो हम करते क्या है ना कि एक ऐसा करो, एक इंटरनेशनली एक सिंगल नाम ले लो किसी एक चीज़ का, जो वर्ल्ड वाइड उसी नाम से जाना जाए। इससे क्या होगा कि परेशानी नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। टू रिफर्स द ऑर्गेनिजम्स वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, हम ताकि जान सकें कि जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ये है। वही कह रहा है, हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्डाइज्ड मतलब कि कोई ऐसा नाम दे दिया जाए जो हर जगह वेरी ना करे और हर जगह कांस्टेंट हो पूरे वर्ल्ड वाइड और सब लोग उसको जाने उस नाम से। द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द सेम नेम ऑल ओवर। वही कह रहा है कि वो जो ऑर्गेनिज्म हो उसी नाम से हर जगह जाना जाए, सेम नेम टू ऑल ओवर, उसी नाम से वो ऑर्गेनिज्म हर जगह जाना जाए, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब ही होता है नामीकरण, नामीकरण को हम लोग बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली। ऑब्वियस बात है, आप अगर किसी का नाम तभी अच्छे से दे सकते हो जब आप उसके बारे में अच्छे से जानो, डिस्क्राइब्ड करेक्टली, एंड और नेमिंग इट पॉसिबल। वही बात कर रहा हूँ ना कि अगर नेमिंग तभी पॉसिबल है जब आप उस ऑर्गेनिज्म के बारे में कंप्लीट और सही डिस्क्रिप्शन जानो। वही कह रहा है कि वी नो द व्हाट ऑर्गेनिजम्स द नेम इज अट्रैक्टेड टू, अटैच टू। हम जानते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म को कौन सा नाम अटैच्ड करना चाहिए, जैसे कि इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब देखो, हम लोग जानते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस नेचर का है, उस नेचर के हिसाब से नाम देना, हम उसको कहते हैं प्रोसेस को नाम, उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग आइडेंटिफिकेशन। तो क्या बोलते हैं हम, दिस इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। कह रहा है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू अज्यूम अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। जितने भी हम ऑर्गेनिज्म जानते हैं सारे साइंटिस्ट मिलके उनका एक ऐसा साइंटिफिक नेम देना स्टार्ट किए जिससे वो वर्ल्ड वाइड उसी नाम से जाना जाए और कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। दिस एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये होगा क्या, ये ऑल ओवर वर्ल्ड सभी बायोलॉजिस्ट जो होंगे सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीगेट प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। याद रखना, अब क्या है, देखो प्लांट्स के लिए साइंटिफिक नेम बेस्ड होगा किस बेस्ड पे होगा, बेस्ड ऑन एग्रीगेट प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। एग्रीगेट प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया का मतलब है कि उनका कैरेक्टर, उनकी हैबिटेट, उनकी हैबिट सबको इंक्लूड करके सारा एस्पेक्ट देख के नाम देंगे, ठीक है। विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। याद रखना, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे नेम्स इसमें दिए गए हैं। क्या नाम है इस बुक का नाम क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ICBN। यू मे आस्क हाउ आर द एनिमल्स नेम। अब आप जानोगे कि एनिमल्स को कैसे नाम देते हैं, तो यहाँ पे बता दूं, एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब जूलॉजी पे रिसर्च किया था, जूलॉजी पे पढ़ा था, उन्होंने एक और सिस्टम को इवॉल्व किया जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, दैट इज ICZN, ठीक है। इसमें हमें क्या मिल जाएंगे, इसमें सारे एनिमल्स के जूलॉजिकल नेम यानी कि साइंटिफिक नेम मिल जाएंगे। द साइंटिफिक नेम इंश्योर्स दैट द ईच ऑर्गेनिजम्स हैज ओनली वन नेम। साइंटिफिक नेम ये इंश्योर करता है कि ऐसा एक नाम हो जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब उसका डिस्क्रिप्शन जो होगा वो हर दुनिया में, पूरी दुनिया में सेम होगा। टू अराइव एट द सेम नेम, ताकि सेम नेम मिले। दे ऑल्सो इंश्योर्स दैट सच अ नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। अब कह रहा है जो नाम आप एक बार दे दिए वो नाम किसी और को नहीं दिया जा सकता है जो हमने पहले से देखा है। क्या, बायोलॉजिस्ट फॉलो द universally accepted principle to provide scientific names to known organism। तो ये बायोलॉजिस्ट क्या यूज करते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल
यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नेम, जैसे कि क्या, देखो बायोलॉजिस्ट फॉलो द यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल टू प्रोवाइड द साइंटिफिक नेम। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल क्या है, यहीं पे बात आती है, आएगी अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाई, आगे देखते हैं। देखो अगर आप ध्यान से देखो, कार्लोस लीनियस के बारे में अब यहीं पे जिक्र आएगा, ठीक है, जो कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के दाता थे, जिन्होंने दिया था, ठीक है। कह रहा है ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, ये देखो हर एक नाम के दो कंपोनेंट्स होने चाहिए, हर एक नाम के दो कंपोनेंट्स होने चाहिए। द जेनरिक नेम, जिसको हम लोग बोलते हैं जीनस, ठीक है, एंड द स्पेसिफिक एपिथेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीसीज। स्पेसिफिक एपिथेट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीसीज, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर याद रखना, इस सिस्टम को, ऐसा सिस्टम नामीकरण का जिसमें दो चीजों का इस्तेमाल हो, उसे हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय कार्ल लीनियस, ठीक है। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लोस लीनियस, ठीक है, कार्ल लीनियस याद रखना, ठीक है, इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसी को पूरे दुनिया के सारे बायोलॉजिस्ट यूज करते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट, ये आसान हुआ, कन्वीनियंट था। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मैंगो, एक एग्जांपल लेते हैं हम मैंगो का, एक एग्जांपल हम लेते हैं मैंगो का, टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर। साइंटिफिक नेम को बहुत और अच्छे से जानने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं मैंगो का। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जानते हैं कि कैसे ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। कह रहा है इन दिस नेम मैंजीफेरा, इसमें जो नाम आया मैंजीफेरा, इसमें जो वर्ड आया आगे का मैंजीफेरा, ये वाला मैंजीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस, ये जीनस को बता रहा है, ठीक है। वाइल इंडिका, जबकि इंडिका जो है, इसमें ये जो इंडिका है, इंडिका रिप्रेजेंट कर रही है पर्टिकुलर स्पीसीज, कोई एक पर्टिकुलर स्पीसी का है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है, और द स्पेसिफिक एपिथेट को बता रही है। अदर यूनिवर्सल रूल टू राइट द अदर नोमेनक्लेचर एज फॉलोज। हम जानते हैं यूनिवर्सल रूल क्या है किसी का भी नाम देने के लिए, ठीक है। पहला रूल कहता है कि बायोलॉजिकली नेम्स आर जनरली इन लैटिन, जो बायोलॉजिकल नेम होंगे ना वो लैटिन लैंग्वेज में होंगे। क्यों लैटिन में, क्योंकि ये भाषा विलुप्त होती जा रही, ताकि बच सके, विलुप्त ना हो, इसलिए नाम हम लैटिन देते हैं। और रिटन इन इटैलिक, अगर आप टाइप करोगे तो इटैलिक में करोगे, ठीक है। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ओरिजिन कैसा भी हो, ये लैटिन से ही बना हुआ है, इस वजह से हम लैटिनाइज्ड वर्ड्स का यूज करते हैं। सेकंड रूल क्या है, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस, जो पहला वर्ड है बायोलॉजिकल नेम में वो जीनस को बताएगा, एंड द सेकंड, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो आपके स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, यानी कि स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड रूल कहता है बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब आप हाथ से लिखोगे दोनों नाम तो दे आर बीन सेपरेटेड एंड अंडरलाइन, जब आप हाथ से लिखोगे तो उनको सेपरेट लिखो और अंडरलाइन करो, जब अगर प्रिंट करो तो उसे इटैलिक्स में करो, टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन। अगर आप हाथ से लिखोगे, जैसे मैं लिखता हूँ मैंजीफेरा इंडिका, देखो तो प्रॉपर वे ये है कि पहला लेटर जो जीनस होगा उसको कैपिटल लिखो, मैंजीफेरा, मैंजीफेरा पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, और ये देखो अंडरलाइन बहुत जरूरी करना है, ऐसे अंडरलाइन करो, और पूरा नाम, दोनों नाम सेपरेट करो, इंडिका अलग करो, ठीक है। और यही चीज अगर प्रिंट करो तो इटैलिक में, मतलब हल्का सा टेढ़ा कर दो ऐसे, ठीक है। फोर्थ और लास्ट रूल कहता है द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, जो पहला वर्ड है वो क्या बता रहा है, जीनस को बता रहा है, स्टार्टेड विथ कैपिटल लेटर। अभी वही चीज तो मैंने बोला कि जीनस जब लिखोगे उसको आप स्टार्ट करोगे कैपिटल लेटर से, वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट, जो कि स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर, देखो ना स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इट कैन बी
इलिस्ट्रेटेड विथ एन एग्जाम्पल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका, जैसा कि मैंने इसी के एग्जाम्पल से यहाँ पे आपको समझा दिया। ठीक है, चल और एक बात और जान लो, इस लेक्चर को मैं एंड करूंगा पार्ट फर्स्ट को। करंट नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रीवेशन। एब्रीवेशन मतलब शॉर्ट फॉर्म। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, मैंजीफेरा इंडिका, लास्ट में लगा दिया LIN, लिन। ये लिन बता रहा है कि कार्लोस लिनियस ने डिस्कवरी की थी इसलिए। ठीक है, इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पेसिफिक स्पीसीज was discovered by Carlos Linnaeus. That's why हमने LINN लास्ट में लगाया। ठीक है, since it is nearly impossible to study all the living organism, it is necessary to devise some means to make it possible. अब इतने 17 से 18 लाख ऑर्गेनिज्म के बारे में हम एक साथ तो पढ़ नहीं सकते, तो हमको एक तरह का सिस्टमैटिक मतलब एक प्रोसीजर होगा, एक कैटेगराइज कंडीशन होगी, एक कैटेगराइजेशन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, कह रहा है क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज बीइंग ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजियर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। देखो, क्लासिफिकेशन एक ऐसा तरीका है जिसको हम एक कन्वीनियंट वे में किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करके रख दें, उसके कुछ ऑब्जर्वेबल फीचर्स को देख के। ऑब्जर्वेबल फीचर्स का मतलब मेरा ये समझो, ऐसे फीचर्स जो आप ऑब्जर्व कर सको, देख सको, ऐसे फीचर्स को हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। ऐसे फीचर्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे फीचर्स को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। ऐसे फीचर्स को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। ठीक है, तो वही है, यहाँ पे डेफिनेशन इसकी मार्क कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज बीइंग ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजियर या फिर इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। इसको हम एक कन्वीनियंट, अपने कन्वीनियंट तरीके के साथ इसको ग्रुप कर देते हैं किसी कन्वीनियंट कैटेगरी में, ताकि हम अच्छा कैसे करते हैं, उसकी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को देख के कि भाई वो चल फिर सकता है तो इसमें आ जाएगा, एनिमीलिया कंडीशन कैटेगरी में आ जाएगा, नहीं है तो स्टैटिक है तो एनिमल प्लांट में आ जाएगा, यही सारी चीज़ें। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल कह रहा है, देखो फॉर एन एग्जाम्पल वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। वही चीज़ कह रहा है, हम आसानी से देख सकते हैं और पहचान भी लेते हैं, हम आसानी से देख भी लेते हैं और पहचान लेते हैं प्लांट्स को और एनिमल्स को। अब आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके कुछ कॉमन और डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट्स, हम इनमें डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। क्यों? देखो कह रहा है द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिजम्स इन दैट ग्रुप। तो हम इसके कुछ कैरेक्टर जानते हैं, जैसे कुत्ते का क्या है, भौंकना, और बिल्ली का क्या है, म्याऊं म्याऊं करती है। तो हमारे मतलब हमारे ब्रेन की हमें इमेज बन चुकी है, हमारे दिमाग में ऐसी इमेज है कि ये अगर ऐसा साउंड आएगा तो ये है, ये ऐसा साउंड आएगा तो ये है, उसी हिसाब से। वही कह रहा है कि व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक अ डॉग, भौंकने की, ऑब्वियस बात है। और वही कह रहा है यहाँ पे, ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग एंड नॉट कैट। ठीक है, नाउ इफ वी नेवर थिंक ऑफ Alestians, we know what we were talking about। कहने का मतलब हम लोग अगर किसी भी चीज़ के बारे में सोच लें, मतलब नाम अगर कोई आपके सामने बोल दे, तो आप चाहो या ना चाहो उसके फीचर्स आपके दिमाग में आ जाएंगे, और वही फीचर्स होते हैं नेचुरल ऑब्जर्वेबल फीचर्स, जिनके बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, कह रहा है सिमिलरली सपोज we were to say mammals। ठीक है, you would of course think of animals। अगर मैं mammals बोलता हूँ तो ऑब्वियस बात है आपके दिमाग में एनिमल्स के बारे में ही आएगा। ठीक है, विथ एक्सटर्नल ईयर, जिसके पास बाहर कान होगा, बॉडी हेयर्स होंगे। ठीक है, लाइकवाइज इन प्लांट्स वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट। अगर मैं जैसे गेहूं की बात करता हूँ,
प्लांट्स में जैसे मैं गेहूं की अगर बात करता हूँ, द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड विल बी ऑफ वीट प्लांट। हमारे दिमाग में गेहूं के प्लांट का इमेज बन जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा सा, ठीक है, कुछ ऐसा सा बन जाता है ना, जो ऐसे से निकला होता है, ऐसा, ठीक है, नॉट राइस। तो हमारे दिमाग में चावल का इमेज नहीं बनेगा, बट गेहूं का जरूर बन जाएगा, और एनी अदर प्लांट, ठीक है। हेंस ऑल दीज, चाहे वो डॉग्स हो, कैट्स हो, मैमल्स हो, वीट हो, राइस हो, कोई प्लांट हो, एनिमल हो, एटसेट्रा, आर कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स। ये सारी कुछ ऐसे हमारे कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं जिसमें हम, जिसके थ्रू इन सभी ऑर्गेनिजम्स को पढ़ सकते हैं कैटेगराइज करके, ठीक है। कह रहा है द साइंटिफिक टर्म्स फॉर दीज कैटेगरी इज टैक्सा। अब इन सभी चीजों को कैटेगराइज करने के लिए जो साइंटिफिक टर्म है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टैक्सा। अब समझने वाली बात यह है, देखिए कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि हियर you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels। कहने का मतलब कह रहा है ये जो टैक्सा होगा ये हर एक अलग अलग लेवल पे कैटेगरीज को शो कर सकती है। जैसे देखिए कह रहा है प्लांट्स हो गए, ठीक है, प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म अ टैक्सा। प्लांट्स भी एक टैक्सा बनाते हैं, कैसे, देखिए वीट, गेहूं, वीट इज ऑल्सो अ टैक्सा, गेहूं भी एक टैक्सा है। सिमिलरली एनिमल्स, एनिमल्स में मैमल्स हो गए, जो डॉग्स आर ऑल टैक्सा, एनिमल हो गया, मैमल्स हो गए, डॉग्स हो गए, ये सब एक टैक्सा है। देखो बट यू नो दैट अ डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स, ठीक है, आपको पता है ये सारे अलग अलग टैक्सा हैं, लेकिन अच्छा ये सब अलग अलग टैक्सा आप चाहे बोल दो, लेकिन आपको पता है कि डॉग जो है एक तरह का मैमल है, तो वो एनिमल ही है क्या। देयरफॉर एनिमल्स या फिर मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। हैं ये सारे एनिमल ही हैं, लेकिन ये हर एक लेवल पे अलग अलग टैक्सा इनको बोला जाता है, अलग अलग टैक्सा है इनका, ठीक है। कह रहा है हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। इनके कैरेक्टर्स को देखते हुए हर एक एनिमल को अलग अलग टैक्सा मिलेगा। देखो भाई मैमल्स में ढेर सारे वो, मैमल्स में लगभग सारे एनिमल्स आ गए मैक्सिमम, ठीक है। अब आप डॉग को वहां रख रहे हो, डॉग यार डॉग के अलग फीचर्स हैं, उसके अंदर अलग अलग जो मैमल्स हैं उसके अंदर तो ढेर सारे फीचर्स आ गए, क्योंकि उसमें ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, ढेर सारे एनिमल्स आ रहे हैं, तो उनके फीचर्स, डॉग के फीचर्स तो अलग होंगे। भले ये हैं एक ही फीचर, एक ही जगह मैमल्स ही हैं, एनिमल्स ही हैं, बट इनका अलग अलग टैक्स है, क्योंकि अलग अलग ये स्पीसी के हैं, कह सकते हो। वही कह रहा है दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। अलग अलग टैक्सा को क्लासिफाई करने का प्रोसेस कहलाता है टैक्सोनॉमी, ठीक है। क्या है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with the structure of cell development process, ecological information of organism are essential and forms the basis of modern taxonomical study। देखो अब अगर बात कोई करे कि भाई मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी क्या होती है, तो उससे कहना मॉडर्न में कुछ फीचर्स बढ़ जाते हैं। जैसे क्या क्या, जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखेंगे अब इसमें, ठीक है। साथ ही साथ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उनकी सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक, उनमें डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसा है उनका, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसी है, ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कैसी है, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं इसेंशियल होती हैं ताकि हम मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी को पढ़ सकें। तो मतलब आप कह सकते हो कि मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल स्टडी में क्या क्या चीजें आएंगी, तो इस पैराग्राफ की चीजों को आप डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेंस ये कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। तो आप समझिएगा कि टैक्सोनॉमी में क्या क्या चीज बेस बनाती है। पहला है कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर्स कैसे हैं जिसको आप देख रहे हो, ठीक है, जैसे भौंकने के कैरेक्टर हैं, काटने के कैरेक्टर हैं, ये सारी चीज। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, आप उसको पहचानते कैसे हो, कैसे उसको पहचाने, पहचानने का तरीका। क्लासिफिकेशन, फिर आपने उसको क्लासिफाई कैसे किया और किस कैटेगरी में किया। नॉमेनक्लेचर, आपने उसका नाम क्या दिया, ठीक।
ये सारी चीजें जब कंबाइंड हो जाती हैं तो ये बनाती हैं प्रोसेस, तब बनाती हैं ये टैक्सोनॉमी। और ये सारे प्रोसेस एक साथ मिल जाती हैं तब कहलाता है टैक्सोनॉमिकल प्रोसेस। हो गया कंप्लीट, ठीक है। लेकिन एक बात बताऊं, अगर सीक्वेंसिंग की बात करूं मैं, तो सीक्वेंस में याद रखना, सबसे पहले हम किसी भी और कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन आता है, ठीक है, पहला स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप पे आता है नामीकरण, यानी कि नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और तीसरा स्टेप आता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहा है कि टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। टैक्सोनॉमी कुछ नई चीज नहीं है। ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. देखो, टैक्सोनॉमी कोई नई चीज नहीं है। इंसान हमेशा से नए ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहा है कि हम कैसे उनका यूज अपने फायदे के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इंसान तो हमेशा फायदा देखता है, ठीक है। इसके लिए रेफरेंस टू देयर ओन यूज, अपने खुद के यूज के लिए उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। In early days, human beings needed to find sources for their basic need, जैसे कि food, clothing and shelter. Early days में ancient men क्या करते थे? अपने खाने, कपड़ा और रहने के लिए क्या करते थे? बेसिक नीड्स को ढूंढते थे। मतलब कि हमेशा खाना एक जगह तो मिलता नहीं था, तो उनको खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ता था और मुश्किल से मिलता था, ठीक है। Hence, the earliest classification were based on the uses of various organisms. मतलब सबसे पुराना जो बेस अगर मैं बोलूं क्लासिफिकेशन का है तो वो यूज पे है। यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का यूज कैसे हुआ या फिर कैसे यूज आते हैं, क्या यूज आते हैं, वो सबसे पुराना बेसिस था किसी भी चीज को क्लासिफाई करने का। नेक्स्ट है, ह्यूमन बीइंग वर सिंस लॉन्ग not only interested in knowing more and more about different kinds of organism and their diversity, but also the relationship among them. देखो, कह रहा है इंसान हमेशा से, चाहे मैं अपने पूर्वजों की बात करें हम लोग, इंसान हमेशा से ज़्यादा जानकारी चाहता है कि उसे ज़्यादा जानने को मिले। यही नहीं बल्कि दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में दोनों के रिलेशंस क्या हैं, दोनों कैसे एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं या फिर कैसे एक दूसरे को साथ दे रहे हैं या फिर कैसे एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये सारे रिलेशन को जानने के लिए उत्सुक रहा है इंसान हमेशा से। एंड दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। और इसी को कि हर एक ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन है, इसी को हम कहते हैं, इसी की पढ़ाई को दिस ब्रांच ऑफ स्टडी was referred as systematics। और इसी पढ़ाई को हम कहते हैं systematics, ठीक है। The word systematics is derived from the Latin word systema। Latin word systema से आया है, which means systematic arrangement of organism। इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म का एक तरह का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हो ताकि हमें कन्वीनियंट हो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो देखो लिनियस ने किया क्या, तो देखो लिनियस यूज्ड सिस्टमा नेचुरिया, याद रखना इनकी बुक, लिनियस यूज्ड सिस्टमा नेचुरिया एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। ये कार्लोस लिनियस की बुक है, याद रखिएगा। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वर लेटर enlarged to include आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आगे चल के इसी सिस्टमा नेचुरिया जो किताब थी इसमें, और साथ ही साथ जो हम आगे हमारा जो स्कोप हुआ, जब हम जैसे जैसे जानकारी बढ़ती गई, तब ये सिस्टमा नेचुरिया किताब में ये जो है सिस्टमैटिक्स वर लेटर enlarged इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ठीक है। सिस्टमैटिक्स में आगे चल के ये सारी चीजें इंक्लूड हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1.2 हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में, ठीक है। हम देखेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। चल देखिए,
कह रहा है क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स hierarchy of steps in which each steps represents the rank or category। कह रहा है क्लासिफिकेशन कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये कई स्टेप्स, एक हायरार्की, एक तरह की सीढ़ी है, लैडर है, जो कि हर एक स्टेप्स जो होता है उसे, हर एक स्टेप जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक एक रैंक। जैसे आप अगर जैसे मान लो आप पुलिस में ही देखते हो, एक रैंक है, एसआई क्या है, एक सब इंस्पेक्टर क्या है, एक रैंक है, उसके ऊपर क्या है, सब इंस्पेक्टर के ऊपर आता है मतलब कि एसएसआई आता है, सीनियर सब इंस्पेक्टर आता है, उसके ऊपर आता है डीएसपी आता है, उसके ऊपर एएसपी आ जाएगा, फिर एसएसपी आ जाएगा, ऐसे ऐसे फिर चीज़ें चलती हैं। ये सारी देखो ना, एक से बढ़ के एक के ऊपर एक के ऊपर क्या है, एक तरह का हायरार्की है ये, और हर एक स्टेप क्या है, एक तरह का अपने आप पे एक रैंक है। वही कह रहा है क्लासिफिकेशन वही चीज़ है, ठीक है। कह रहा है सिंस द कैटेगरी is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category। अब ये अरेंजमेंट एक साथ हो गया है तो जिसको हम बोल देते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हो गई है, ठीक है। क्या है, एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, और यही सारी कैटेगरीज एक साथ अगर लाइन से लिख दें तो बन जाती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जैसे हम कहना क्या चाह रहे हैं आप समझो, हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे देखो, जैसे सबसे ऊपर आता है किंगडम, अभी हम आगे इस चीज को देखेंगे, ठीक है। जैसे किंगडम, देन उसके बाद आता है फाइलम, एनिमल्स के लिए फाइलम आता है, प्लांट्स के लिए डिवीजन, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन स्पीसी, देन जीनस, सॉरी, देन सबसे लास्ट में आता है हमारा स्पीसी, ठीक है, ठीक है, समझना। तो देखो ना, वही मैं जो कह रहा हूं कि देखो हर एक चीज अपने आप में क्या है, रैंक है, और सारी चीजें एक साथ कंबाइंड हो गई हैं तो इसको ये क्या है, एक तरह का, ये क्या हो गया, एक तरह का हायरार्की है, सीढ़ी बन गई ना, देखो, ठीक है। और वही कह रहा है अब जब इसको एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। चल नेक्स्ट है ईच कैटेगरी रिफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक कैटेगरी क्लासिफिकेशन की एक यूनिट को दर्शा रही है, ठीक है। इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन। अब हर एक को आप टैक्सॉन भी कह सकते हो, हर एक को आप क्या कह सकते हो, इनको आप टैक्सॉन भी कह सकते हो, ठीक है। कह रहे हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड हायरार्की कैन बी illustrated by an example। Insects represents a group of organism sharing common features like 3 pair of jointed leg। जैसे कह रहा है आप इसको एक एग्जांपल समझो, जैसे इंसेक्ट्स क्या है, इंसेक्ट्स में तीन जॉइंटेड पेयर्स ऑफ लेग्स जो होते हैं वो क्या है, एक तरह का उनका कॉमन फीचर है, ठीक है। तो इससे हम समझते हैं, कह रहा है इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल concrete object which can be classified and thus were given a rank or category। Can you name such group or organism? ठीक है, इंसेक्ट का, ठीक है। कह रहा है रिमेंबर अ ग्रुप रिप्रेजेंट्स कैटेगरी। एक ग्रुप जो होगा वो कैटेगरी बताएगा। जैसे ये एक कैटेगरी है, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। अब ये कैटेगरी आगे चल के एक रैंक को डिनोट करेगी। जैसे ईच रैंक ऑफ टैक्सॉन in fact represents a unit of classification। हर एक क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बताती है। These taxonomic groups categories are distinct biological entity and do not merely morphological aggregates and do not merely morphological aggregate। मतलब समझो, अब ये जो चीजें हैं ना, ये morphological फीचर को एग्रीगेट नहीं, एग्रीगेट मतलब कि समेटना, मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो ऑब्जर्वेबल फीचर होता है जो हम देख के बता सकें। अब ऐसा नहीं है, अब इन सारे फीचर्स को हम सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर से नहीं इंक्लूड कर सकते कि देखने में ऐसा है तो ऐसा होगा ना। तभी तो हम सिस्टमैटिक पढ़े ताकि हम क्या कर सकें, मॉडर्न चीज को पढ़ सकते हैं, उसके सेल स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर कैसी है, वो सारी चीजें जान के करें, ठीक है। देखो कह रहा है कि टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स हैव
led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division for plant, class, order, family, genus, species. ठीक है, यही चीज हमने लिख दिया उधर. देखो सबसे ऊपर किंगडम, देन फाइलम एनिमल्स के लिए और किंगडम, फाइलम एनिमल्स के लिए और डिवीजन प्लांट्स के लिए, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीसी. ठीक है, all organisms includes those of plants and animal kingdoms have species as the lowest category. चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, स्पीसीज जो होती हैं, स्पीसी, दिस इज द लोवेस्ट कैटेगरी. नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क, हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज. कैसे हम हर एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं. The basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organism. ये तभी हो पाएगा जब आपको क्या होगी, नॉलेज होगी किस चीज़ की, कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. या तो अगर एक है तो उसके बारे में जानिए, ग्रुप है तो उन सब के बारे में जानिए. ठीक है, इससे होगा क्या, दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज among the individuals of same kind of organism as well as other kind of organism. इससे क्या होगा कि अब आप उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज हैं, इसके बेस पे आप उनको डिवाइड कर सकोगे और उनको अच्छे से प्लेस कर सकोगे. याद रखना, जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में आप जितना ज़्यादा डीप नॉलेज रखोगे उसको उसकी उतनी ही अच्छी कैटेगराइजेशन पॉसिबल होगी. ठीक है, चलिए अब हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की का सबसे लोवेस्ट है, याद रखिए हम नीचे से ऊपर चलेंगे. यानी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, यानी कि हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं स्पीसी के बारे में. सबसे पहले हम स्पीसी के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, कह रहा है टेक्सोनॉमिकल स्टडी कंसीडर्ड एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसी. कहने का मतलब हम स्पीसी किसको डिक्लेयर कर सकते हैं, हम स्पीसी उनको कह सकते हैं जो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज होंगी. फंडामेंटल सिमिलरिटीज का मतलब क्या है, फंडामेंटल सिमिलरिटीज मतलब कि उनकी बेसिक एस्पेक्ट सेम हो. बेसिक चीज का मतलब समझते हो, मतलब सीधी सी बात, यहाँ पे मेन बात होती है कि ये खुद में रिप्रोड्यूस कर सकें, ये रिप्रोड्यूस कर सकें. ठीक है, और होने वाली जो प्रोजेनी है होगी वो भी फर्टाइल होनी चाहिए, ये मेन कैटेगरी. ठीक है, कह रहा वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसी फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन देयर डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस. कह रहा है कि उनमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस भी दिखे, लेकिन जो एक स्पीसी में होंगे उनमें मतलब होंगे तो सिमिलर लेकिन हर एक से लिटिल बिट अलग. जैसे कह रहा है लेट अस कंसीडर विद एन एग्जांपल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका. मैंजीफेरा इंडिका मतलब आम की बात कर रहा है. ठीक है, या फिर सोलेनम ट्यूबरोसम यानी कि पोटैटो की बात, या फिर पैंथरा लियो जो कि लायन है. ऑल थ्री नेम्स, इन सारे तीनों नामों में कह रहा जो इंडिका है, इन सारे नामों में इंडिका हो गया, ठीक है, ट्यूबरोसम हो गया, ठीक है, लियो हो गया, ये सब क्या बता रहे हैं, these are representing their specific epithet, या फिर इसी को हम कहते हैं स्पीसीज. ये इनकी स्पीसी शो कर रहा है. जैसे मैंजीफेरा इंडिका में इंडिका हो गया, सोलेनम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम हो गया, ठीक है, और पैंथरा लियो में लियो. ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी क्या बता रही हैं, इनके स्पीसीज के बारे में बता रही है. ठीक है, तो कह रहा है while the first word मैंजीफेरा, सोलेनम एंड पैंथरा, जो फर्स्ट वर्ड है ये तीनों मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथरा, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके जेनेरा को, जेनेरा मतलब जीनस को. ठीक है, एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन, और जो इनके आगे है ना वो इनकी एक लेवल ऊपर के टैक्सॉन की बात कर रहा है, एक लेवल ऊपर वाले टैक्सा की, मतलब टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की बात कर रहा है, फिर कैटेगरी की बात कर रहा है. ठीक है, कह रहा है ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब हर एक जीनस के एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं. जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम आलू, जीनस सोलेनम है, स्पीसीज क्या है, ट्यूबरोसम. तो इसी सोलेनम का हो गया सोलेनम मेलनजिना, बैंगन, ब्रिंजल. देखो ना जीनस सेम है सोलेनम बट स्पीसी चेंज हो गई. उसी तरह यहाँ पे यही सेम एग्जांपल के साथ यहाँ पे ही बताया है. कह रहा है देखो स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग, जैसे बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, लेकिन इनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज भी होंगी. ठीक है,
अब कह रहा है, देखो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है किस चीज का, देखो यहाँ पे कह रहा है जैसे पैंथरा है, पैंथरा हैज अनदर स्पीसीज, जैसे कौन कौन सी, जैसे टिग्रिस हो गया, ठीक है, एपिथिट टिग्रिस हो गया, ठीक। इसी तरह सोलेनम जो है इंक्लूड करता है नाइग्रम को, ठीक है, ये सोलेनम नाइग्रम क्या है, मकोय, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट जैसे कह रहा है सोलेनम मेलोंजिना, मेलोंजिना क्या है, ब्रिंजल, मैंने बता दिया। इसी तरह कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू द स्पीसीज सैपियन, इसी तरह देखो इंसान की जीनस क्या है, होमो, होमो, और सैपियन क्या है, स्पीसी है इनकी, हमारी स्पीसी है, ठीक है, होमो सैपियंस, होमो इज जीनस एंड सैपियन क्या है, स्पीसी है। वाइल इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो, मतलब इंसान का जीनस क्या है, होमो, स्पीसी क्या है, सैपियंस, ठीक है। और क्या है कि द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन इज बीइंग रिटन एज होमो सैपियन, तो ह्यूमंस का जो मतलब साइंटिफिक नाम होगा वो क्या होगा, होमो सैपियन होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम जीनस की। जीनस, जीनस क्या है, एक लेवल ऊपर है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीसीज मेक्स द जीनस, कह सकते हैं ना, हाँ, क्योंकि स्पीसी अलग अलग होगी लेकिन ये अलग अलग स्पीसी कंबाइन होके एक जीनस में हो सकते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ सोलेनम की, ठीक है, तो सोलेनम के अंदर क्या क्या आ गया, नाइग्रम भी आ गया, सोलेनम के अंदर वो क्या आ गया, ट्यूबरोसम हो गया, सोलेनम के अंदर हो गया मेलोंजिना, ठीक है। तो देखो ना, ये तीनों स्पीसी कंबाइंड होके मिलके एक स्पीसी को बना रही हैं, ऐसा कह सकते हो, या फिर कह सकते हो एक ही स्पीसी के ये सारे अलग अलग स्पीसीज हैं, ठीक है, तो कह सकते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसी मेक्स द जीनस। क्लियर है, चल देखो वही बात है, यहाँ देखो जीनस कंपेराइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ध्यान समझना, जीनस कंपेराइजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है, मतलब रिलेटेड स्पीसीज का ही कॉम्बिनेशन जीनस बनाता है, ठीक है। क्या है, विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, जिनमें कैरेक्टर्स कॉमन ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जीनस, अदर जीनस के कंपैरिजन में, अदर जीनस की स्पीसीज के कंपैरिजन में। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ये वही बात कह रहा है कि जो जीनस है वो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का एग्रीगेशन है, मतलब एग्रीगेशन का मतलब एग्रीगेट होना, मतलब इकट्ठा होना। अभी मैंने जो बताया कि नाइग्रम हो गया, ट्यूबरोसम हो गया, मेलोंजिना, देखो तीनों इकट्ठा होके एक जीनस में ले गए, तो इसी को कह रहा है कि जीनस जो है ना, जीनस इज द एग्रीगेशन या फिर इट एग्रीगेट्स अ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। एग्जांपल वही दे रहा है पोटैटो का, एग्जांपल कह रहा है पोटैटो एंड ब्रिंजल आर ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। देखो ना, पोटैटो का स्पीसी क्या है, ट्यूबरोसम, और ब्रिंजल का स्पीसी क्या है, मेलोंजिना। दोनों देखो, दोनों बिलोंग कर रहे हैं अलग अलग स्पीसी को, लेकिन दे बोथ बिलोंग्स टू द सेम जीनस, दोनों के जीनस तो सेम है। कौन है जीनस इनका, दोनों का सेम है, क्या है, सोलेनम, दोनों का जीनस क्या है, सेम है, सोलेनम, सेम जीनस, ठीक है जी। चल वही बात ये कह रहा है। इसी तरह कह रहा है कि लायन, जिसका साइंटिफिक नाम है पैंथरा लियो, पैंथरा जीनस है और लियो क्या है, स्पीसी। और इसी तरह लेपर्ड का नाम है पैंथरा पार्डस और टाइगर का नाम है पैंथरा टिग्रिस। तो एक चीज आप कॉमन देख पा रहे हो कि पैंथरा पैंथरा पैंथरा, ये चीज तो कॉमन है ना। इट मींस कि पैंथरा जो जीनस है उसके अंदर तीन अलग अलग स्पीसी हैं। पैंथरा लियो हो गया लायन के लिए, पैंथरा टिग्रिस हो गया टाइगर के लिए, पैंथरा पार्डस हो गया किसके लिए, लेपर्ड के लिए, ठीक है जी। तो देखो ना, सेम जीनस पैंथरा हैविंग टू और मोर देन टू डिफरेंट स्पीसीज, टाइगर हो गया, लायन हो गया और लेपर्ड हो गया, विथ सेवरल कॉमन फीचर्स। कॉमन फीचर्स क्या हैं, सारे वही, टू लिम्स, टू पैर, वही कार्निवोरस, वही कैनाइन की, कैनाइन में प्रेजेंस ऑफ कैनाइन फॉर द टीयरिंग ऑफ फूड, ठीक है। आर ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस पैंथरा, दिस जीनस डिफर्स
फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस वाइल इंक्लूड्स कैट्स। कह रहा है इसी तरह एक जीनस और आती है फेलिस, जिसमें हम कैट्स के बारे में पढ़ते हैं। फेलिस के अंदर आ जाती है कैट्स, और इस तरह कैनिस के अंदर आता है डॉग्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फैमिली। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैमिली की। आगे बात करें तो फैमिली के लिए क्या है, कह रहा है नेक्स्ट कैटेगरी। याद रखना हम नीचे से ऊपर चल रहे हैं, इसका मतलब नीचे हमारा स्पीसीज था, जीनस है, जीनस के ऊपर फैमिली होगी। फैमिली हैज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे ऊपर जाओगे उसके जस्ट नीचे वाला स्टेप का आप एग्रीगेशन देखोगे, मतलब ऐसे स्पीसीज इकट्ठा होकर जीनस बनाए, तो जीनस का एग्रीगेशन होकर क्या बनाए, फैमिली। उसी तरह देखो ना, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा मतलब कुछ सेम जनरा मिलके फैमिली बना देंगे। ठीक है, कह रहा है विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज। याद रखना हम जब टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में ऊपर जाते हैं तो सिमिलरिटीज घटने लगती हैं, ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द जीनस एंड स्पीसी। जितना सिमिलरिटीज जीनस और स्पीसी में आपको लिखा था, यहाँ पे अब धीरे धीरे स्पीसी सिमिलरिटीज कम होने लगेंगी। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव फीचर्स। याद रखना क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, और टेक्सोनॉमिकल टैक्सॉन या फिर कुछ भी कह सकता है कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की ऐसा है जो कि वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव फीचर्स को काउंट करता है फॉर द एक्सप्रेशन। तो कहना कि फैमिली किसके बेस पे, वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव दोनों फीचर्स को इंक्लूड करती है। ठीक है, अमंग द प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जीनस। कह रहा है प्लांट्स की अगर बात करें, तो 3 अलग अलग जीनस कौन कौन से, सोलेनम, पेट्यूनिया, धतूरा आर प्लेस्ड इन द सेम फैमिली। देखो 3 चीजें हैं, 3 जीनस कौन कौन से 3 जीनस सोलेनम, पेट्यूनिया। एक सेकंड में थोड़ा लाइटर पेन ले लूं। कौन से जीनस, सोलेनम जीनस, पेट्यूनिया जीनस, धतूरा। ये 3 जीनस जो हैं एक ही फैमिली के अंदर आते हैं। ये 3 जीनस एक ही फैमिली के अंदर आते हैं और फैमिली का नाम है सोलेनेसी। याद रखना एक बात, फैमिली को थोड़ा आइडेंटिफाई करने के लिए लास्ट में एसी का सब वर्ड ऐड होता है। ठीक है, ACE या फिर CEAE, AC। ठीक है, तो याद रखना हमारे पास 3 अलग अलग जीनस मिल गए, सोलेनम, पेट्यूनिया, धतूरा, तीनों बिलोंग्स करेंगे एक फैमिली में, नाम है सोलेनेसी फैमिली। ठीक है जी, अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथरा कंपेराइजेस विथ लायन, टाइगर, लेपर्ड। अभी हमने देखा ना इसके पहले कि जो हमारा जीनस था पैंथर, उसके अंदर लायन, टाइगर और लेपर्ड आ रहा था। पूरा नाम क्या था, पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा पार्डस। ठीक है जी, कह रहा है स्पुट अलोंग विथ जीनस फेलिस। ठीक है, फेलिस एक कैट की फैमिली है, जो किस फैमिली में आती है, फेलिडी फैमिली। तो ये सारे कैट की फैमिली में आते हैं, फेलिडी में। ठीक है, सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैट, अगर आप कैट के फीचर्स को देखोगे एंड डॉग्स के फीचर्स को देखोगे, यू विल फाइंड सम ऑफ द सिमिलरिटीज। आपको कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी एंड सम डिफरेंस एज वेल, और कुछ अंतर भी दिखेगा। दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज। ये 2 अलग अलग फैमिली में बटे हैं। कौन कौन सी, कैट की फैमिली क्या है, फेलिडी फैमिली, और डॉग की फैमिली क्या है, कैनिडी फैमिली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कह रहा है इफ यू सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसी, जीनस, फैमिलीज आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। याद रखना जो हमने अभी तक पढ़ा, स्पीसी पढ़ लिया, जीनस और फैमिली, ये सब नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर पे हम बात कर रहे थे। जनरली ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, ऑर्डर या उसके ऊपर की जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी है हायर, आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट्स कैरेक्टर। याद रखना अब यहाँ पे हम एग्रीगेट्स कैरेक्टर्स की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर्स अब सिमिलरिटी कम होती जा रही है ना, तो हम एग्रीगेशन की बात करेंगे, ताकि मतलब ढेर सारे फीचर्स को कंबाइन करके बात करने वाली बात। ठीक है, कह रहा है अदर बीइंग हायर कैटेगरीज इज असेंबलेज ऑफ फैमिली। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ कि नीचे वाली चीज इकट्ठा होगी तो ऊपर बनाएगी। तो फैमिली था, फैमिली का असेंबलेज मतलब इकट्ठा हुआ एग्रीगेशन बनाएगा हमारा ऑर्डर। वही कह रहा है कि यहाँ पे असेंबलेज ऑफ फैमिली
विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, जो कि कुछ ही सिमिलर कैरेक्टर देगा, क्योंकि देखो ना ऊपर जा रहे हैं सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। कह रहा है कि दिस सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस, वही कह रहा है सिमिलर कैरेक्टर्स अब क्या हो रहे हैं यहाँ पे, सिमिलर कैरेक्टर्स आर बीइंग लेस इन नंबर एज कंपेयर टू द डिफरेंट जीनस जेनरा, ठीक है। कह रहा है इंक्लूड्स इन अ फैमिली प्लांट्स, अच्छा प्लांट फैमिली, लाइक प्लांट्स की फैमिली, कौन कौन सी फैमिली का एग्जांपल दे रहा है, प्लांट्स फैमिली लाइक कॉन्वोल्वेसी सोलेनेसी आर बीइंग इंक्लूड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। याद रखना, जो हमारे पास एक फैमिली थी सोलेनेसी, ठीक है, फैमिली सोलेनेसी थी, और हमारे पास एक फैमिली है कॉन्वोल्वेसी फैमिली, कॉन्वोल्वेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली दोनों एक ही ऑर्डर में आते हैं, और उस ऑर्डर का नाम क्या है, पॉलीमोनियल ऑर्डर, ठीक है। मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर, याद रखना ये जो ऑर्डर है पॉलीमोनियल, ये किसके बेस पे है, ये किसके बेस पे ये दिया गया है इसका नाम, तो याद रखना ये बेस हमने लिया है उसके फ्लोरल कैरेक्टर के बेस पे, फ्लोरल कैरेक्टर मतलब फ्लावर के कैरेक्टर को, ठीक है। द एनिमल ऑर्डर, एनिमल्स के जो ऑर्डर हैं कौन कौन से, कार्निवोरा, एनिमल्स के ऑर्डर कौन कौन से हैं, कार्निवोरा, इंक्लूड्स फैमिली लाइक फेलिडी एंड कैनिडी। कहने का मतलब जो कार्निवोरा ऑर्डर है, कार्निवोरा एक ऑर्डर है जिसके अंदर कौन कौन सी फैमिली आती है, फेलिडी यानी कि याद करो ना कैट की फैमिली, कैनिडी यानी कि डॉग की फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं क्लास की। क्लास कह रहा कि दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, देखो ना यार नीचे वाली चीज़ों को रिलेटेड बोलेगा या फिर एग्रीगेट बोलेगा या फिर फॉर्म बोलेगा, ठीक है। तो मतलब कि क्लास क्या है, क्लास इज अ रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर जैसे कि प्राइमेटा हो गया, प्राइमेटा क्या है, एक तरह का प्राइमेटा इज अ ऑर्डर, प्राइमेटा हो गया एक ऑर्डर। कंपेराइजेस, प्राइमेटा के अंदर कौन कौन आते हैं, मंकी, गोरिल्ला, गिबन, मंकी, गोरिल्ला और गिबन्स आ जाएंगे, ठीक है, किसके अंदर, क्लास प्राइमेट्स में, ठीक है। अर्थ इज प्लेस्ड इन अ मैमेलिया along with the order कार्निवोरा, इनका ऑर्डर होगा कार्निवोरा, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अच्छा ऑर्डर याद रखना, मंकी, गोरिल्ला और गिबन जो होंगे ये प्राइमेटा ऑर्डर में आएंगे, ठीक है, और इनकी जो क्लास होगी वो होगी मैमेलिया, क्लास होगी मैमेलिया, ठीक है, और ऑर्डर होगा कार्निवोरा, ठीक। दैट इंक्लूड्स एनिमल्स, अच्छा जो कार्निवोरा है उसके अंदर कौन आएगा, टाइगर, कैट, डॉग एक्सेट्रा। क्लासेस मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स आल्सो, जो मैमेलिया की जो क्लास है उसके पास कई अदर ऑर्गेनिजम्स भी हैं, कई अदर एनिमल्स भी आते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब सबसे ऊपर सबसे कॉम्प्लेक्स, सेकंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स फाइलम। देखो क्लासेस कंप्राइजेस एनिमल्स लाइक, फाइलम में क्या क्या आते हैं, कौन कौन सी क्लासेस आती हैं फाइलम में, फाइलम की अगर मैं बात करूं, फाइलम की अगर मैं बात करूं तो फाइलम में हमारे आ जाती हैं क्या क्या, लाइक फिशेस, फाइलम में क्या क्या आ जाती हैं, आ जाते हैं फिशेस हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, विथ मैमल्स कंस्टिट्यूटिंग द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम, ठीक है। तो फाइलम में हमारे अलग अलग फिशेस आ जाएंगी, एम्फीबियंस आ जाएंगे, ठीक है, और बाकी के आगे के सारे फाइलम्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, जस्ट अ सेकंड, हाँ कह रहा है कि दीज आर बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये सारे किसके फाइलम किसके फीचर्स पे मतलब कि दिए जाते हैं, इसको किस फीचर्स के बेसिस पे, तो अगर मैं बात करूँ किस फीचर्स के बेसिस पे दिए जाते हैं तो इनमें आ जाएंगी क्या क्या बातें आ जाएंगी, जस्ट अ मिनट, हाँ तो इसमें बात आ जाएगी हमारी प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। देखो नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस यहाँ पे बहुत जरूरी है, नोटोकॉर्ड, ठीक है, एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। देखो नोटोकॉर्ड एक तरह का इवोल्यूशनरी न्यूरल सिस्टम है, ठीक है, जो कि ये प्रिमिटिव यानी कि कम डेवलप्ड में पाई जाती है। आर इंक्लूड इन फाइलम कॉर्डेटा, इन केस प्लांट्स classes with few similar characters are assigned to a higher category called division.
अब इसी को अगर प्लांट्स में बात करें तो इसी चीज़ को हम प्लांट्स में डिवीजन बोल देते हैं, ठीक है। और एनिमल्स में हम क्या बोल देते हैं, एनिमल्स में हम कह देते हैं इसको एज अ फाइलम। इतनी बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट हम बात करेंगे किंगडम की। किंगडम क्या है? टॉप मोस्ट हायरार्की है, या फिर इसको हम कह सकते हैं मोस्ट कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। ऑल एनिमल्स बिलोंग्स टू वेरियस फाइला आर बीइंग असाइन्ड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमलिया in the classification system of animal. The kingdom Plantae, on the other hand, distinct and being comprises to all plants in the various divisions. Henceforth, we will refer these groups as a animal and plant kingdom. ठीक है? The taxonomical category from species to kingdom to have been shown as the ascending order starting from the species. वही कह रहा है these are being brought. इन सब चीज़ों में पता क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमने एक बात देखी कि हम ना नीचे से ऊपर गए, और नीचे से ऊपर जाने में दो बातें हमको दिखी। नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स घटते गए ऊपर जाने पे, और कॉम्प्लेक्सिटी जो है बढ़ती गई। और कह रहा है इसी किंगडम में हमारे पास दो चीजें आती हैं। एक है किंगडम एनिमलिया, जिसमें हम बात करते हैं किसकी? एनिमल्स की। और दूसरा है हमारे पास किंगडम प्लांटी, जिसमें हम बात करते हैं प्लांट्स की। तो ये दो अलग अलग सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। और वही बात यहाँ पे डायग्राम कह रहा है, कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट्स, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ हायर स्पीसीज टू द किंगडम इन नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। यही बात कह रहा है। देखो, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं क्या होता है? नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं वो घटने लगते हैं, ठीक है। और कह रहा है मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर्स, हायर द कैटेगरी ग्रेटर द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप। यानी कि ऊपर जाने पे जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स मतलब एनिमल्स बढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी उसके साथ साथ। हैंस प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, और होगा क्लासिफिकेशन में और कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेबल की, क्योंकि स्टेबल से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। बात करते हैं अगर हम कॉमन नेम, मैन का अगर कॉमन नेम देखोगे तो होमो सैपियन। मैन एक कॉमन नेम है, बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सैपियन। जीनस है होमो, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, डिवीजन या फाइलम हो गया कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई की बात करें तो मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, फैमिली मस्कीडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, और इसका फाइलम होगा ऑर्थोपोडा। मैंगो की बात करें तो बायोलॉजिकल नेम इसका क्या है? मैंजीफेरा इंडिका, जीनस मैंजीफेरा, फैमिली एनाकार्डिएसी, ऑर्डर स्पेंडलिस, और क्लास की बात करें डाइकोटिलिडनी, और इसकी हम डिवीज़न की बात करें तो एंजियोस्पर्मी। वेट की बात करें तो बायोलॉजिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस ट्रिटिकम, और फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोल्स, और क्लास मोनोकोटिलिडनी, और इसकी डिवीज़न की बात करूँ तो एंजियोस्पर्मी, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ एक कमेंट जरूर छोड़ के आएँ। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एनसीईआरटी सीरीज यानी नेक्स्ट चैप्टर जो कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन होगा। तब तक आप लोग इसको अच्छे से देखें, पढ़ें, जो भी डाउट हो पूछें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में विथ नेक्स्ट एनसीईआरटी सीरीज। टिल देन स्टे हेल्दी।